Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. Today we're going to discuss about GS पेपर 1. GS पेपर 1 के ज्योग्राफी पार्ट को हम आज देखने जा रहे हैं. अगर हम बात करें इसमें टोटल GS पेपर 1 में ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चंस आए थे. 8 में से 4 जो थे वो आपके 10 मार्क्स थे जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं और 4 आपके 15 मार्क्स के थे जिसमें आप 250 वर्ड्स लिखते हैं. ठीक है जी. तो पहले तो ये दो डिविजन्स हुई. उसके बाद अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में मतलब पेपर में आपको जनरली कहाँ से आया है, मेजरली आपको करंट अफेयर से ही आए हैं क्वेश्चंस. अगर हम बात करें करंट अफेयर के बेस क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन. तो पहला क्वेश्चन आपको सर्कम पैसिफिक जोन के बारे में पूछता है. यू हैव टू नो कि कहां पर ये लोकेटेड है और इसके जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो इंपॉर्टेंट यहां पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करना है. तो इंट्रोडक्शन में यू हैव टू मेंशन, क्या मेंशन करना पड़ेगा, रिंग ऑफ फायर के बारे में. जो आपके रिंग ऑफ फायर बिल्ट होती है पैसिफिक ओशन में, यू हैव टू डिस्कस दैट. ठीक है जी. यहां पर आपको जो वॉल्केनोज मिलते हैं, जो आपको सिस्मिक एक्टिविटीज यानी अर्थक्वेक वगैरह मिलते हैं. ठीक है जी. जैसे कि आप जान सकते हो कि अराउंड 452 वॉल्केनोज इसी स्ट्रिंग पे लोकेटेड है और सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है. अराउंड वर्ल्ड की मोर देन 50% जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो इसी एरिया में लोकेटेड है. सो इंट्रोडक्शन में आपने ये सब बताना है. मतलब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आप मोर देन 50, अगर 90 याद नहीं रहता तो मोर देन 50 करके आप इसे एक तरह से कर सकते हैं. एंड 75% जितने भी वॉल्केनो हैं अर्थ पे वो भी यहीं पर ही लोकेटेड हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट कि इस पार्ट में आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना था. अगर हम बात करें आगे तो इसमें आपने बॉडी में आपने कुछ चीज़ें मेंशन करनी थी, जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में, ये कहाँ पर सबडक्शन हो रही है, कहाँ पर कन्वर्जेंस बाउंड्री है. फिर इसकी शेप के बारे में आप बता सकते हैं कि हॉर्स शू शेप में है ये, कुछ ऐसा. फिर उसके बाद ब्लॉक एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में, जैसे एंडीज, रॉकीज के बारे में आप मेंशन करेंगे. वॉल्केनिक माउंटेन्स जो इस रीजन में मिलती है जापान वगैरह में, उसके बारे में आप मेंशन करेंगे. एंड देन आपको मेंटल के डायनामिक्स को एक्सप्लेन करना है, जहां पर आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि वॉल्केनो कैसे फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे. तो इस क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप ये मैप थोड़ा बहुत भी ड्रॉ कर सकें, जैसे ये आप देख सकते हैं कि कुछ हॉर्स शू शेप में है ये, और इस मैप को अगर आप ड्रॉ कर देते हैं तो यू कैन इजीली गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ मार्क्स. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यही था. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जांपल. तो इंट्रोडक्शन में आपने डेजर्टिफिकेशन को डिफाइन करना था. डेजर्टिफिकेशन होता क्या है? It can be like desertification is a process by which fertile soil gets degraded due to climate change and human activity like overgrazing, overexploitation by intensive farming and forest exploitation and fuel. तो कहीं ना कहीं आप लेमन टर्म में डेजर्टिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं. इजी डेफिनेशंस अपने आप भी बना सकते हैं आप. और उसके बाद जब आपने इसे डिफाइन कर दिया तो आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना है. और इसमें बताने में आपको एक चीज याद रखना है, IPCC. ठीक है जी. इसकी 6th स्पेशल रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ये मैप था जहां पर बताया जा रहा है व्हाट ऑल द रीजंस विच आर वनरेबल. तो कहीं ना कहीं आप उससे एक कंटेक्स्ट, मतलब करंट अफेयर बेस्ड है तो कहीं ना कहीं उससे एक कंटेक्स्ट ले सकते हैं. और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें बॉडी में क्या आएगा, आप डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में डेजर्टिफिकेशन को. वन विल बी द नेचुरल वन, जहां पर आप मूवमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स बताएंगे कि कैसे आपके डेजर्ट्स अपने आप को इंक्रीज करते हैं. बिकॉज जो आपकी, जैसे ये मान लीजिए एक डेजर्ट एरिया है, इस डेजर्ट एरिया से जब विंड ब्लो करती है टुवर्ड्स एक्सटीरियर तो ये आसपास के रीजन में भी डेजर्ट सॉइल या डेजर्ट लाइक कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है. तो उसके बाद अब मैन मेड रीजन्स के बात करें तो बहुत ज़्यादा मैन मेड रीजन्स हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन और उसके बाद बात करें ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर पॉपुलेशन,
excessive use of chemicals like fertilizers, pesticides and land pollution. These are the major reasons human made. और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं आपने वर्ड लिमिट्स में ही रहना है, ज़्यादा इस बारे में नहीं। अब एग्जाम्पल भी तो आपने कोट करना है, तो एग्जाम्पल आप जब कोट करेंगे तो यू कैन गिव एग्जाम्पल, लोकल एग्जाम्पल पंजाब का दे सकते हैं, वेयर बिकॉज ऑफ इंटेंसिव इरीगेशन, मतलब इरीगेशन बहुत ज़्यादा हो रही है एंड प्लस केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, जबकि जब से हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई है तो उसके बाद से ये जो एक सेमी एरिड रीजन है that having a potential to convert into deserted land, तो डेजर्ट में कन्वर्ट होने की इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ पंजाब। अगर आगे बात करें तो इसमें आप, जैसे मैंने आपको बताया, आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं। रिपोर्ट में कुछ ऐसा था कि 2050 तक अराउंड 170 से 270 मिलियन पीपल हमारे किस में होंगे, ड्राई लैंड में होंगे, और उनकी वनरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ वाटर स्ट्रेस। ठीक है जी, और इससे ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगी, यहाँ पर हैबिटेट का डिग्रेडेशन होगा, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दैट ऑल यू हैव टू मेंशन। तो इस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं एम्फसाइज किया है, while in the last point of this question you can explain that preventing desertification is preferable to attempting the restoration of degraded land। तो मतलब ये कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे कि आप प्रिवेंशन यहाँ पर हम मेजर फोकस कहाँ पर रखेंगे, प्रिवेंशन पे। एज मैंने अपनी एक जो करंट अवेयर की मेन की क्रैश कोर्स सीरीज है उसमें भी मेंशन किया था, इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ग्रीन वॉल, जो राजस्थान अराउंड हम एक बेल्ट डेवलप कर रहे हैं। मान लीजिए ये राजस्थान है हमारा, तो इसके अराउंड हम काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट पैच डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस डेजर्ट को आगे स्प्रेड होने से रोक सकें। तो दीज आर द एग्जाम्पल। आप ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ वर्ल्ड के बारे में बता सकते हैं जो अफ्रीका में है। तो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू एंड दिस क्वेश्चन वेल एंड यू कैन सक्सीड, मतलब बहुत अच्छे एक्सेल से मार्क्स ले सकते हैं, एक्सेलेंट मार्क्स। सो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाउ द मेल्टिंग ऑफ हिमालयाज ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो बेसिकली एक ये राज्यसभा डिस्कशन जो जून मंथ में हुई थी उसके ऊपर ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो डिस्कशन थी उसमें मेन फोकस था हिंदू कुश रीजन पे, मतलब कि जो आपके पामीर नोट्स के आसपास जो हिमालयाज के जो हम थर्ड पोल की बात करते हैं तो उसके ऊपर ये डिस्कशन थी कि कहीं ना कहीं थर्ड पोल में जो 8 कंट्रीज आती हैं, यहाँ पर 10 मेजर रिवर्स को जो वाटर सप्लाई कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक सीवियर क्लाइमेट थ्रेट है जो मेल्टिंग के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसमें इंडिया का भी मेंशन कर सकते हैं। इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, इंडियन नेटवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड असेसमेंट। इसमें हिमालयाज और कोस्टल रीजन्स के ऊपर फोकस था। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर इसमें इंट्रोडक्शन में इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। अगर बात करें आगे तो बॉडी में आप क्या लिखेंगे, तो बॉडी में आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्राइसिस के बारे में डील करेंगे। अब शॉर्ट टर्म में क्या क्या आएगा, जैसे अगर मेल्टिंग होगी तो वाटर लेवल रिवर में इंक्रीज होगा, अगर वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो उससे फ्लड्स लाइक सिचुएशन होंगी। अब कई बार ऐसा होता है कि ग्लेशियर पिघलते हैं और वहां पर लेक फॉर्म कर देते हैं। ठीक है जी, इन्हें लेक को कह देते हैं आउटबर्स्ट लेक्स, तो वहां से फ्लैश फ्लड की सिचुएशन हो सकती है। उसके अलावा आपके वेस्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि वाटर जितना भी होगा वो आपका किस में चला जाएगा, ओशन में, एंड दैट वाटर इज नॉट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो कहीं ना कहीं ये चीज शॉर्ट टर्म में आ गई। और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में क्या चीज हो सकती है, लॉन्ग टर्म में ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ सकती है। आप इसमें लिख सकते हैं कि लाइक वाटर फॉर इरिगेशन हमारा नहीं रहेगा। ठीक है जी, इरिगेशन के लिए वाटर की जो अवेलेबिलिटी है दैट विल डिक्रीज। और कहीं ना कहीं इससे आप लिंक कर सकते हो हमारी फूड सिक्योरिटी, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी पे भी असर पड़ेगा। और उसके अलावा जैसे कई जो आप इस काउ बेल्ट की बात करें हम, तो काउ बेल्ट में मेजरली आप जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल मतलब जैसे आपके स्लॉटर हाउसेज वगैरह हैं, लेदर इंडस्ट्रीज हैं, तो इन इंडस्ट्रीज आयरन एंड कोल इंडस्ट्रीज हैं, तो इन इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, वाटर चाहिए होता है, और वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, कहीं ना कहीं उससे इनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये 3 चीजें हैं। और इसके अलावा आप एक नीति आयोग की रिपोर्ट थी जो वाटर स्ट्रेस के ऊपर
you can also discuss that thing in this part। और वो रिपोर्ट मैंने अपनी जो मेरी खुद की जो क्रैश कोर्स में डिस्कशन थी, मैंने उसमें ये डिस्कस कर रखी है कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस के ऊपर। और इसमें भी मैंने कराकोरम में घटते हुए ग्लेशियर्स के बारे में आई हैव एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स। तो उससे ही कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठ के आया है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अकाउंट फॉर प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिवन एन एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल्स के साथ आपने बताना है। तो फर्स्ट इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू टेल ऑल द फैक्टर्स ऑन विच द इंडस्ट्री डिपेंड्स। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ से आयरन, स्टील, कोल, मतलब आयरन, कोल और आपका लाइमस्टोन मिलता है। दैट ऑल आर द रॉ मटेरियल, और आप उसके ही आसपास इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनली सेटअप करते थे। फिर उसके बाद मार्केट, लेबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आप बॉडी पे आते हैं तो देयर कैन बी, अब बॉडी में हमने रीजंस बताने हैं कि कैसे ट्रेडिशनल जगह से हटके, ठीक है जी, अब मार्केट की तरफ चली गई है इंडस्ट्रीज, या कोस्ट की तरफ चली गई है, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्या इंपैक्ट्स आए हैं। तो अगर हम बात करें मार्केट की तरफ जाने वाली इंडस्ट्रीज की, तो आजकल स्क्रैप इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, क्या होता है कि स्क्रैप में जो भी आपको अवेलेबल आयरन होता है आप उसे मेल्ट करते हैं एंड इंडस्ट्रीज बूम। तो ये आपकी मेजरली लोकेटेड होती हैं जितनी भी मेजर सिटीज हैं, जैसे डिस्कार्डेड कार्स होती हैं, स्कूटर्स होते हैं, या और तरह का आयरन होता है। तो उसको कहीं ना कहीं ये स्क्रैप इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पिघला के उसे फिर से यूज में लाती है। और इस चीज में आपने ये चीज देखनी है कि टुवर्ड्स मार्केट का एग्जांपल जितनी भी मेजर सिटीज हैं वो आ सकती हैं। अब बात करते हैं अगली चीज की, क्योंकि इंडिया में फाइन क्वालिटी ऑफ कोल नहीं मिलता, तो अब आजकल जो इंडस्ट्रीज है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर देखे जाए तो किस तरफ मूव कर रही है, कोस्ट की तरफ। तो यू कैन गिव सर्टेन एग्जांपल्स जहां पर, जैसे कोस्टल एरिया में जहां पर पोर्ट्स को हम यूज कर रहे हैं फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, तो वहां पर हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम इस चीज को यूटिलाइज मतलब कर सकते हैं एज अ पॉइंट। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनिशियली इंटीग्रेटेड आपके आयरन इंडस्ट्रीज होती थी, जहां पर आपके ऑल द प्रोसेसेस वर हेल्ड ऑन अ सिंगल, मतलब एक बड़ी यूनिट इस्टेब्लिश करके वहां पर होते थे। बट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से अब क्या होने लग गया है, मिनी इंडस्ट्रीज आने लग गई हैं। वी डोंट हैव टू बिल्ड अ इंटीग्रेटेड मतलब इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, वी कैन सेट अप मिनी इंडस्ट्रीज एट डिफरेंट लोकेशन जो मार्केट के पास फिजिबल रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते थे एक बेटर मैनर में। अगर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोवाइड्स अ वायबल सॉल्यूशन फॉर मल्टी डायमेंशनल इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड्स, इंटरप्टेड नेविगेशन, क्रिटिकली एग्जामिन। तो इसको आपने बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बट फर्स्ट यू हैव टू टेल व्हाट इज रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इंट्रोडक्शन में आप 20 to 30 वर्ड्स में इसे डिस्क्राइब करोगे कि कहीं ना कहीं एक वाटर डेफिशिएंट रिवर में आप पानी ला रहे हैं, वाटर एफिशिएंट मतलब वाटर जहां पर एक्सेस में है, एक्सेस से कहीं ना कहीं जहां पर एक्सेस में वाटर मिल रहा है वहां से आप वाटर ट्रांसफर कर रहे हैं जहां पर वाटर की डेफिशिएंसी है। तो दिस काइंड ऑफ रिवर्स जो इसकी लिंकिंग हो रही है इसे कहते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अब इसमें आपके दो कंपोनेंट हैं, एक हिमालयन रिवर्स को इंटरकनेक्ट करने का, एक पेनिनसुलर रिवर्स को इंटरकनेक्ट करने का। सो जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट के ऊपर एक मतलब आर्टिकल था दैट आई हैव डिस्कस इन माय क्रैश कोर्स, और उसी से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी है। तो आप इसको आंसर करने के लिए इसकी बॉडी में जाएं, तो बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेनिफिट्स में हम बात करें तो कंट्रोल करती है फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। कैसे, जहां पर वाटर डेफिशिएंट है वहां पर ये क्या प्रोवाइड करेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज, और जहां पर एक्सेस वाटर है वहां पर फ्लड्स आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस वाटर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो यस इट कैन हेल्प। अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वाटर क्राइसिस के, जो आपके मेजर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो वाटर क्राइसिस है, जो पानी की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं लिंकिंग से, जैसे नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में कहीं ना कहीं वाटर एक्सेस में है और यहाँ पर कहीं ना कहीं साउथ में डेफिसिट में है।
तो वी कैन ट्रांसफर वाटर हेयर टू हेयर, नॉर्थ टू साउथ। तो इससे क्या होगा, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर हो जाएगी। अगर आगे बात करें, इरिगेशन फैसिलिटी से हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज कर सकता है, और हम बेटर वे में, जैसे केन बेतवा में आप बैडलैंड टोपोग्राफी को कहीं ना कहीं इंप्रूव करके वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी देके वहां पर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दैट इज द वे इट शुड बी, एंड बेटर वे ऑफ नेविगेशन, बिकॉज आपका जो वाटर है इट इज एन इनलैंड वाटरवेज, ये एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर सोर्स, मतलब अदर्स जैसे रोडवेज, रेलवेज, उससे बहुत ही एफिशिएंट और मतलब कि बहुत ही कॉस्ट में कम एक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और लिंकिंग से क्या होगा, ऑल द बैरियर्स जो कि हर्डल्स हैं हमारे किसमें, नेविगेशन में, दैट कैन बी रिमूव्ड, और कहीं ना कहीं आप इससे इस आंसर को आप जवाब दे सकते हैं और बहुत अच्छा जवाब बन सकता है इससे। बट अब कुछ प्रॉब्लम ये है कि 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो ऑल द पॉजिटिव्स वोंट हेल्प, तो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी देने हैं। अब नेगेटिव्स में कुछ देंगे तो फिजिबिलिटी एक प्रॉब्लम है, जहां पर हम बात करेंगे कॉस्ट की। कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, और कॉस्टिंग इतने, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, तो क्या इतना ज़्यादा पैसा इस चीज़ पे लगाना फिजिबल है? तो एक फिजिबिलिटी ऑफ मनी। फिर दूसरा इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल में आप जैसे बात कर सकते हैं, अब जैसे आपका केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, वहां पर एक टाइगर रिजर्व आपका अंडर दिस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, तो वहां पर उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सोसाइटल में, तो रिहैबिलिटेशन जो कि प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करी जाती, वो भी एक कहीं ना कहीं सोशल अनरेस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और फिर उसके बाद कंट्रोलिंग फ्लड, हम कहते तो हैं, बट बिकॉज अब ऊपर से डिब्रीज आएंगी तो रिवर की कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो कहीं ना कहीं फ्लड की प्रॉब्लम जो की तो रह सकती है, एज इट इज रह सकती है। अगर हम बात करें, इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए नॉर्दर्न स्टेट कैन अपोज कि हम साउथ को पानी क्यों दें, एंड सेम वे इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी आ सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ब्रह्मपुत्र या गंगा को रेगुलेट करें, तो बांग्लादेश जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सेकंड बॉडी में इस आंसर को ऐसे कंक्लूड करेंगे। और जब कंक्लूजन करना है तो यू शुड मेंशन दैट केस ऑन केस बेसिस, जिसके अंदर ज्यादा आपको पॉजिटिव्स या ज्यादा मेरिट्स लगे उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना चाहिए। और इन्वायरमेंटल असेसमेंट बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और लोकल लेवल पे रेमेडीज कंडक्ट करनी चाहिए, ताकि रिहैबिलिटेशन और जो प्रोजेक्ट में उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो प्रॉपर हम मेंटेन कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, account for the huge flooding of million cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune, suggest lasting remedies measures। तो ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन डेफिनेशन, मतलब इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन देंगे अर्बन फ्लड्स होते क्या हैं। बेसिकली ये ट्रेडिशनल फ्लड से अलग होते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज नॉट एफिशिएंट इनफ टू कैरी अ लॉट ऑफ वाटर। सो डेफिनेशन में आप ये कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं। आप इसकी डेफिनेशन देखिए, इंट्रोडक्शन 20 से 30 वर्ड की जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बॉडी पार्ट 1 में जाएं, तो बॉडी पार्ट 1 में वी हैव टू गिव द रीजंस। फर्स्ट आप रीजंस बताएंगे, कहीं ना कहीं कुछ नेचुरल रीजंस हैं, जैसे मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेन है दैट हैज इंक्रीज्ड। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स में जो कोस्टल सिटीज हैं वहां पर स्टॉर्म सर्ज वगैरह आती है, दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज तो ओवरऑल एक टॉपिक है ही है इसमें। अगर हम ह्यूमन मेड रीजंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ लेक्स, बिकॉज लेक से करते हैं ट्रेडिशनल रिजर्वायर्स हैं जहां पर पानी आपका स्टोर हो जाता है, अगर हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क वहां पर कंडक्ट करते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, मतलब कि आप लो लाइंग एरिया में, जैसे रिवर बेड्स है, रिवर ने अपना पाथ चेंज कर लिया, या बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजंस आपकी रिवर में अभी वाटर का लेवल उतना नहीं है, और लोगों ने यहाँ पर एग्रीकल्चर या घर बना लिया है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं या घर बना लिया है, तो रिवर का ओरिजिनल पाथ यहाँ तक होता है लो लाइंग एरिया में, ठीक है जी। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं अर्बन फ्लड्स की सिचुएशन आ जाती है।
और पुअर सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ विच ड्रेन आपकी चौक कर जाती है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम आ जाती है अर्बन फ्लड की। और पुअर ड्रेनेज सिस्टम तो है ही है, बिकॉज इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्टेड है और वाटर कैरिंग कैपेसिटी उनकी काफ़ी लो है। तो दैट दीज आर द ऑल रीजंस। अगर हम बात करें तो इसमें हम मिटिगेशन में क्या कर सकते हैं, मिटिगेशन में हम ये बता सकते हैं कि हमें वेटलैंड की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी जिससे कि हम सिक्योर कर सके। वेटलैंड वो एरिया होता है जहां पर पानी आपका पानी के अंदर पेड़ उगते हैं, मतलब वाटर लॉगिंग होती है जहाँ पे, ठीक है जी। और इस एरिया को मैनेज करेंगे तो कहीं ना कहीं अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम हमारी मैनेज हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारे को वाटर शेड मैनेजमेंट या जो आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उस टेक्निक को यूज करना चाहिए, सो दैट सरफेस रन ऑफ कम से कम हो। और फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान होना चाहिए ताकि अगर हम इसे मिटिगेट करना चाहें तो ढंग से मिटिगेट कर सकें। बैन करें आप ट्रेन अल्ट्रेशन, मतलब कि अगर कोई लेक जहां पर है अगर वो सूख भी गई है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। और आप पोरस मटेरियल को पेवमेंट्स में यूज कर सकते हो ताकि जो सीपेज है वाटर की दैट कैन बी इनहेंस, बिकॉज मॉडर्न सिटीज में क्या हो रहा है, फुटपाथ्स पे यानी पेवेंट्स पे क्या कर रहे हैं, नॉन पोरस मटेरियल यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट रन ऑफ हैज इंक्रीज्ड। और ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। और कहीं ना कहीं आप इसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की गाइडलाइन से भी लिंक कर सकते हैं। और ये भी मैंने अपने क्रैश कोर्स में करवा रखा है टॉपिक, यू कैन सी दैट वीडियो, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे चलते हैं हम। अब कंक्लूजन में क्या करना है, तो कंक्लूजन में आपने ये बताना है कि अब आज की डेट में ये बहुत कॉमन फिनोमिना हो गया है और इसकी वेक में वी हैव टू, मतलब क्लाइमेट चेंज और ये जो आपका अर्बन फ्लडिंग है, इसकी वेक में वी हैव टू टेक अ कंक्रीट स्टेप्स ताकि ऑर्गेनाइज कर सके, ट्रेनिंग कंडक्ट कर सके लोगों की, और सो दैट वी कैन हैव अ बेटर रेजिलियंस टुवर्ड दिस थिंग। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, India has immense potential of solar energy, though there are regional variation in its development. Elaborate. अब रिसेंटली इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई थी और उसमें कुछ चेंजेस किए थे, तो उसकी वजह से और WTO की रूलिंग की वजह से ये न्यूज़ में रहा और इसलिए ये क्वेश्चन आया। तो आपने इसमें ये बताना है कि इंडिया का पोटेंशियल क्या है। तो पहले तो आपने ये बताना है कि इंडिया में सोलर इंडस्ट्री के स्कोप क्या है। तो सोलर पावर इन इंडिया फास्ट डेवलप कर रही है, सनराइजिंग इंडस्ट्रीज में से एक है। और इसमें आप क्या कह सकते हो कि आज की डेट में 35.12 गीगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और इंडिया एम कर रही है कितनी, 100 गीगावाट। तो कहीं ना कहीं आप इंट्रोडक्शन में इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया परस्यू कर रही है टुवर्ड्स सोलर पावर। और इससे आगे अगर हम बात करें तो बॉडी में हम क्या करेंगे, हम बॉडी में सबसे पहले एस्टिमेट बताएंगे टुवर्ड्स की, थोड़ा बहुत आप इसमें डाटा फैक्चुअल ये याद कर सकते हो कि इंडिया का पोटेंशियल अराउंड 750 गीगावाट्स है, ठीक है जी, अराउंड 750 गीगावाट्स। अगर हम इसमें बात करें, वेरियस सिटीज स्टेट्स की मैंने लिस्ट दे रखी है, जिस लिस्ट में मैंने ये मेंशन कर रखा है कि किसका कितना पोटेंशियल है। तो इस वेरिएशन को हमने बताना है। तो इस वेरिएशन को बताने में फर्स्ट वी हैव टू टेल देम कि जब हम इस वेरिएशन को बॉडी 1 में हम इस वेरिएशन को ही डिफाइन करेंगे, वे वी कैन से लाइक राजस्थान हैव अ लॉट ऑफ स्कोप एज कंपेयर टू नॉर्दर्न पार्ट जो हिमालयस वगैरह है, क्योंकि राजस्थान में क्लियर स्काई रहती है और क्लाइमेटिक कंडीशन उसको फेवरेबल है, मिलती है सोलर पावर प्लांट्स को। तो दैट्स वाई राजस्थान हैव अ इमेंस पोटेंशियल एज कंपेयर टू जो हिमालयन स्टेट्स हैं। तो इस तरह की वेरिएशन को कहीं ना कहीं आप क्लब कर सकते हैं और उसके बाद आप कुछ ना कुछ चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं बॉडी 2 में कि इंडिया इन टारगेट्स को क्यों नहीं अचीव कर पा रहा। तो अगर चैलेंजेस की बात करें तो मेजर है कि आप कहीं ना कहीं इंपोर्ट के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट हो, चाइना के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट हो, क्योंकि हमारे पास एक जो चीज है पॉलीसिलिकॉन इज नॉट फाउंड इन इंडिया, सो दैट्स वाई उसके इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है हमारे पास। और उसके बाद डोमेस्टिक कंटेंट वाला हमने एक क्लॉज लगाया था सोलर पावर में, सोलर पैनल जो भी इंपोर्ट करने थे, तो उसमें हमने जब डोमेस्टिक कंटेंट के ऊपर क्लॉज लगाया तो ये चैलेंज हुआ WTO में और इसकी रूलिंग की वजह से ये न्यूज़ में रहा था। तो कहीं ना कहीं आप उसको भी मेंशन कर सकते हो कि ये भी एक हर्डल है। और फिर उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि आप इतने ज़्यादा सोलर पैनल लगाएंगे तो उससे वेस्ट जनरेट होगा
और उसकी मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम रहने वाली है, चैलेंज रहने वाली है आने वाले टाइम में। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड अवेलेबिलिटी। लैंड अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहने वाली है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ट्रेडिशनली जिन कंट्रीज़ के पास एनर्जी सिक्योर है जिनकी, तो वो ही दुनिया पे रूल करती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी हम कुछ सिचुएशन बना सकते हैं विद अ फेवरेबल ट्रॉपिकल ज्योग्राफी, ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड and high export potential. India can be world leader in the field of tapping and utilizing solar energy. So conclusion में इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं एनर्जी हैज ट्रेडिशनली प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ ग्रेट पावर्स। तो इंडिया की जो एस्पिरेशन है कि ग्लोबल लीडर बनने की, वन ऑफ दी, तो ये जो एस्पिरेशन है तभी कंक्लूड हो सकती है जब वी हैव एनर्जी सिक्योरिटी एंड दैट कैन बी चैनलाइज ओनली फ्रॉम सोलर और विंड, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर एनर्जी, बिकॉज इंडिया के पास पेट्रोलियम वगैरह उतना नहीं है। दैट्स व्हाई दिस कैन बी अ फेवरेबल कंडीशन। सो अगर आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, अब ये मैंने अपने डिस्कशन में डिस्कस कर रखा है, जो मेरा सीरीज थी क्रैश कोर्स की। तो ये जो रिपोर्ट आई थी 2019 की, ठीक है जी, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो थी 2019, दैट वाज रिलीज हुई थी 2020 में। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है जी। आप उस रिपोर्ट को इसमें कोट कर सकते हो। और ओवरऑल इंडिया का जो कवर फॉरेस्ट कवर है दैट हैज़ इंक्रीज्ड, आप इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हो। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट बॉडी में हमें क्या करना है। फर्स्ट बॉडी में हम इस फर्स्ट पार्ट को देखेंगे कि इंडिया का स्टेटस, जो फॉरेस्ट का स्टेटस है, वो क्या कह रहा है। अगर हम बात करें तो हमारा फॉरेस्ट कवर है टोटल अभी 21.67%। अगर हम बात करें तो ये इंक्रीज करा है कहीं ना कहीं। और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया है? कर्नाटका में इंक्रीज किया है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। तो यू कैन मेंशन दिस इन बॉडी पार्ट 1। और आगे बात करें इसी में फर्दर, अगर हम बात करें तो टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर हमारा कितना इंक्रीज किया है, डाटा आई हैव मेंशन्ड इन लास्ट 2 इयर्स कि अराउंड 5200 हमारा स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज किया है। उसके अलावा कार्बन सिंक इज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी अब्सॉर्ब बाय ट्रीज। तो कार्बन सिंक भी हमारा कहीं ना कहीं इनहेंस किया है। आप इसे बॉडी पार्ट 2 में भी रख सकते हैं और यहाँ भी, ठीक है जी। और उसके बाद अगर बात करें मैंग्रोव्स का कवर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है, ऑल्दो 1% से ही किया है, बट येट इट हैज़ इंक्रीज्ड। और इसके बाद बात करें बैम्बू ट्री बेयरिंग भी हमारे यहाँ पर इंक्रीज करी है। बट एक चिंता की बात यह है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में हमारा फॉरेस्ट कवर डिक्रीज किया है, असम और त्रिपुरा को छोड़ के। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वेरियस रोड्स ब्रिजेस जो वहाँ पर बन रहे हैं, उसकी वजह से ये डिक्रीज हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इतना आपने डेवलपमेंट किया ही नहीं। तो अब जब डेवलपमेंट यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहाँ पर पहुँच रही है, तो फॉरेस्ट कवर कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है वहाँ पे। अब बॉडी पार्ट 2 में बात करें हम, बॉडी पार्ट 2 में बात करें तो बॉडी पार्ट 2 में आपने कहीं ना कहीं बताना है कि फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है कहीं ना कहीं इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज के लिए, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 2.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी, यानी 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आप फॉसिल फ्यूल बर्निंग से रिलीज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ही एब्जॉर्ब करते हैं। और इंक्रीजिंग एंड मेंटेनिंग फॉरेस्ट एसेंशियल सोल्यूशन है आपका कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए। और इसके बाद आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बता सकते हैं कि कैसे, मतलब इसी पॉइंट पे आप लिंक कर सकते हैं कि कैसे ये आपके फोटोसिंथेसिस से एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और उसके अलावा फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इसमें अगर जिस एरिया में आपका फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करेगा वहाँ पर सॉइल इरोजन वगैरह डिक्रीज कर जाएगी, यानी लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। और उसके अलावा रेन का जो साइकिल चल रहा है वो भी प्रॉपरली मेंटेन रहेगा, बिकॉज
आजकल हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेन की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर गई है और जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज कर गई है, तो डैट कैन बी मैनेज बाय फॉरेस्ट। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। और जो वार्मिंग हो रही है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो आपके प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स करते हैं ट्रांसपिरेशन, तो उससे जो कूलिंग इफेक्ट आता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लिंक कर सकते हैं। अब इसके कंक्लूजन में बात करते हैं। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे बॉर्न चैलेंज है जहाँ पर आप डिग्रेडेड लैंड को कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको लिंक कर सकते हो पेरिस क्लाइमेट चेंज से, जहाँ पर इंटरनेशनल इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, दैट इंडिया वांट टू इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट कवर, और वो कहीं ना कहीं हम 33% तक लाना चाहते हैं। इन सभी को लिंक करके आप एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन बना सकते हैं। तो ये थे 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सब भी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं, आप मेंस के क्रैश कोर्स की हमारी वीडियो देखना, उसमें मैंने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। सो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये मेजरली कहाँ से आए हैं, आपके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, और इनके ऊपर आपको कमांड लानी है तो यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।